आज हमने समझना है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। याद रखना, अगर ये वीडियो देख लेते हो ना, आपको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को रट्टे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो नहीं देखते, रट्टा लगाने की कोशिश करते हो तो ये टॉपिक बहुत मुश्किल टॉपिक है इस चैप्टर का। ठीक है। अच्छा, साथ ही साथ ये एक छोटी सी डेरिवेशन है, ये भी करेंगे, मगर पहले पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे कि ये आखिर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आ कहाँ रही है। चलो, आपने ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो है वो ऑक्सीलेशन के चैप्टर में भी पढ़ी होगी, तो उसी से रिलेट करती है। चलो अब यहाँ सर्किट में देखते हैं। देखो, आपके पास सर्किट में क्या आ रहा है? एसी सिग्नल आ रहा है। ठीक है, तो एसी सिग्नल आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा? आपके पास फ्रीक्वेंसी होगी। तो अगर फ्रीक्वेंसी है तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट भी कहीं ना कहीं होगा। उसी को एक्सप्लोर करते हैं। ये आपका एसी सोर्स है, याद रखना, एसी सोर्स यानी एसी सिग्नल। अब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को समझना है तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि आरएलसी सर्किट क्या है। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी याद रखना, पहले ये इसकी डेफिनेशन क्लियर कर लो, उसके बाद फिर मज़ीद डिटेल में चलते हैं। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होती है? ये एक ऐसी फ्रीक्वेंसी है जहां पर आपके पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस एक दूसरे के बराबर आ जाती है। जब कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस एक दूसरे के बराबर होगी तो उस पॉइंट पर जो फ्रीक्वेंसी होगी वो हमारे पास रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होगी। चलो आओ इसको ज़रा यहाँ ग्राफ में देखते हैं। इसको बहुत अभी डिटेल में चलते हैं, टेंशन नहीं लेना कि क्या हो रहा है, पूरी बात समझते हैं। देखो, आपके पास क्या था? आपके पास था इस तरह से करंट आया, करंट आपका मैक्सिमम वैल्यू को पहुंचा, करंट आपका मैक्सिमम वैल्यू को पहुंचा, फिर मैक्सिमम वैल्यू के बाद क्या हुआ? वो नीचे आना शुरू हुआ। इस तरह से आपका ग्राफ बना। ठीक है, इस तरह से आपका ग्राफ बना, इस तरह से आपका ग्राफ बना। अब इस पॉइंट पर आपके पास क्या आएगा? इस पॉइंट पर आपके पास आएगी फ्रीक्वेंसी। उस फ्रीक्वेंसी को क्या कहोगे? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। इस पॉइंट पर आपके पास आएगी एक फ्रीक्वेंसी, वो होगी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। देखो, अब ज़रा हम, ये बात तो हमें समझ में आ गई कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कब आएगी? जब हमारे पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस आपस में क्या होगी? बराबर हो जाएगी। सही। चलो अब मज़ीद डिटेल में चलते हैं। देखो, आपके पास एक सर्किट है जिसमें आपके पास मौजूद है एक रेजिस्टर, एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर। तीनों के तीनों कनेक्ट किए हुए हैं हमने सीरीज में। अच्छा, तीनों की रेजिस्टेंस मिलाकर क्या बनेगी? इम्पीडेंस। देखो, रेजिस्टर अपनी अलग रेजिस्टेंस देगा जिसे हम R बोलेंगे, इंडक्टर अपनी अलग रेजिस्टेंस देगा जिसे हम इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलेंगे, कैपेसिटर अपनी रिएक्टेंस देगा या अपनी रेजिस्टेंस देगा जिसे हम बोलेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो तीनों की रेजिस्टेंस क्या बनेगी? तीनों की रेजिस्टेंस कहेंगे Z, और ये होगी इम्पीडेंस, जो कि किसके बराबर होगी? R प्लस L प्लस C। अच्छा, अब इसको हमने इस तरह से पढ़ा था, आपको याद होगा, हमने एक ट्रायंगल बना के इस तरह से यही फॉर्मूला ड्राइव किया था ना इम्पीडेंस का। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब होगा क्या? अब ज़रा देखो, देखो आपके पास जो है वो इस सर्किट में करंट आया। अब समझना, अब सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इस सर्किट में आपके पास करंट आया जिसे मैंने IS कह दिया, जो कि सोर्स करंट है। फिर वो कहाँ पर आया? फिर आपके पास रजिस्टर में आया जो IR हो गया। फिर आपके पास कहाँ पर आया? फिर आपके पास इंडक्टर में हो गया, आ गया करंट IL हो गया। फिर कैपेसिटर में आ गया, IC हो गया। मगर याद रखना, IR, IL, IC, इन तीनों की वैल्यू सेम होगी। यानी जो करंट IS होगा वही करंट IR भी होगा, वही करंट IL भी होगा और वही करंट IC भी। क्यों? क्योंकि सीरीज में करंट सेम रहता है ना। बात क्लियर हो गई। तो देखो, अब फ्रीक्वेंसी तो हमारे पास आ रही है, फ्रीक्वेंसी आ रही है, एसी सिग्नल आ रहा है। एक पॉइंट ऐसा आएगा फ्रीक्वेंसी में कि जहां पर आपके पास जितनी फ्रीक्वेंसी, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट है जहां पर मैक्सिमम करंट आ रहा है, आपके पास I max आ रहा है। ठीक है, ये पॉइंट ऐसा है कि जहां पर आपके पास जितनी वैल्यू आ रही है कैपेसिटिव रिएक्टेंस की, उतनी ही वैल्यू आ रही है इंडक्टिव रिएक्टेंस की। बात क्लियर हुई? जितनी वैल्यू, फॉर एग्जांपल आपने मेजर की XC की वैल्यू, XC की वैल्यू आ रही है 10 ओम, तो XL की वैल्यू भी 10 ओम आ रही होगी इस पॉइंट पर। अब ये होगा कैसे? जरा ये समझो, करंट आ रहा है इसके अंदर। ठीक है, अब कैपेसिटर में क्या होगा? यहां पर देखो, कैपेसिटिव रिएक्टेंस देखो, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी के क्या होती है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, है ना।
1/2 पाई एक्स सी। याद रखना C जो है वो कैपेसिटेंस है, F जो है वो फ्रीक्वेंसी है। तो हमारे पास क्या हुआ, कैपेसिटिव रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी फ्रीक्वेंसी अगर कम होगी तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस बढ़ जाएगी। तो यहां पर देखो ना, यहां पर फ्रीक्वेंसी कम है ना, है ना, देखो ना बेटा, यहां देखो ना, वैल्यू फ्रीक्वेंसी की कम आ रही होगी ना, वैल्यू यहां पर फ्रीक्वेंसी की कम है, यहां पर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं स्केलिंग करूं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या आ रही है, कम आ रही है ना। तो यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर इस रीजन में क्या ज़्यादा होगी, इस लाइन वाले रीजन में, इस रीजन में क्या ज़्यादा होगा, इस रीजन में आपके पास एक्स सी ज़्यादा होगी, ठीक है, और कम क्या होगी, एक्स एल। क्यों क्यों एक्स एल कम क्यों है, ये भी देखो, सब बातें समझाता हूँ, टेंशन नहीं लो। इंडक्टिव रिएक्टेंस, रिएक्टेंस कुछ नहीं है, जस्ट रेजिस्टेंस को कह रहे हैं। इंडक्टिव रिएक्टेंस आपके पास ज़्यादा होती है अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो, यानी डायरेक्ट रिलेशन है। ये L क्या है, इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस, और ये F क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो अगर देखो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा आएगी तो आपके पास इंडक्टिव रिएक्टेंस भी ज़्यादा आएगी। इस वाले रीजन में क्या है, फ्रीक्वेंसी कम है। बात क्लियर हुई। इस सिग्नल में देखो क्या आ रहा है, इस सिग्नल में क्या आ रहा है, AC करंट आ रहा है। AC करंट कैसे आ रहा होगा, बेशक ऐसे आ रहा होगा ना AC करंट। तो जब आपके पास फ्रीक्वेंसी कम आ रही होगी तो आपके पास इंडक्टिव रिएक्टेंस कम आ रही होगी, कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज़्यादा। अब आपके पास क्या हुआ, अब आपके पास इस रीजन में आ जाओ, इस रीजन में आ जाओ, इस रीजन में देखो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ज़्यादा आ रही है ना, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ज़्यादा आ रही है। तो अब इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होगी, बढ़ जाएगी, कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है वो कम हो जाएगी। इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम हो गई, इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ गई। एक ही बात है, दोनों एक ही चीज़ है। क्लियर हुआ बात कि, और फॉर्मूले से भी क्लियर हो रहा है, यहाँ भी क्लियर हो रहा है कि अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो आपके पास इंडक्टिव रिएक्टेंस भी ज़्यादा है। लेकिन एक पॉइंट यहाँ पर ऐसा है कि जहाँ पर इंडक्टिव रिएक्टेंस भी बराबर आ रही है और कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी बराबर आ रही है, तो इसी पॉइंट पर जो फ्रीक्वेंसी मिल रही है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम बोलेंगे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। चलो भाई, पैसे वसूल हो गए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। एक एक चीज़ डाउट के साथ समझ में आई है, एक एक चीज़ कॉन्सेप्ट के साथ समझ में आई है, डाउट क्लियर हो गए हैं, सही है। फ्रीक्वेंसी का देखो मैंने रिलेशन बताया, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कम थी, यहाँ पर देखो ना इस रीजन में फ्रीक्वेंसी कम थी, तो ज़्यादा क्या आ रही थी, एक्सी की वैल्यू। क्यों, क्योंकि फॉर्मूला आपके सामने मौजूद है। तो एक्सी ज़्यादा था, एक्सएल कम था। अब जब हम दूसरे रीजन में गए तो एक्सएल की वैल्यू बढ़ गई और एक्सी की वैल्यू कम हो गई, क्योंकि फ्रीक्वेंसी अगर कम होगी तो, फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ेगी तो एक्सी की वैल्यू यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम हो जाएगी। आप देख भी सकते हो, समझ भी सकते हो, फॉर्मूला भी क्लियर है। लेकिन बीच में एक ऐसा पॉइंट आया जहां पर मैक्सिमम करंट मिला कि जहां पर एक्सी की वैल्यू भी सेम थी और एक्सएल की वैल्यू भी सेम थी, कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी सेम थी, इंडक्टिव रिएक्टेंस भी सेम थी। तो उसी पॉइंट को हमने कहा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। अब डायरेक्ट समझाता तो इतनी अच्छी तरह बात समझ नहीं आती ना, लेकिन यहाँ देखो क्लियर हो गई पूरी, आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ, बात भी क्लियर हुई। चलो अब देखो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होगा, तो इसका यूनिट जो है वो हर्ट्ज ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी ही है ना, इसीलिए। तो लिख लेते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी यूनिट इज हर्ट्ज, ठीक है, फ्रीक्वेंसी है तो यूनिट्स हर्ट्ज ही रहेगा। अब यही बात यहाँ भी लिखी हुई है, इसको पढ़ते हैं, पहले आगे चलते हैं। अब हमें इस फॉर्मूले को ड्राइव करना है, इस फॉर्मूले को ड्राइव करना है, इस फॉर्मूले को ड्राइव करना है। तो अब ज़रा छोटी सी बिल्कुल एक डेरिवेशन है, इसको समझ लेते हैं। अच्छा, अब इस डेरिवेशन को करते हैं। फॉर फाइंडिंग, आप चाहो तो ये वर्डिंग लिख सकते हो या ये चीज़ भी पूरी लिख सकते हो। फॉर फाइंडिंग एफ आर, वी यूज़, हम क्या यूज़ करेंगे, वी यूज़ RLC सर्किट, RLC सर्किट यूज़ करेंगे। तो RLC सर्किट ही हमें सारी डिटेल्स दे रहा है ना। अच्छा, अब RLC सर्किट हमारे पास आ गया। RLC सर्किट की मदद से हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला और इंडक्टिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला, एज वी नो डैट, जैसा कि हम जानते हैं। हम क्या जानते हैं
कि एक्स सी हमारे पास किसके बराबर है, एक्स सी हमारे पास बराबर है 1/2 पाई एफ सी के, है ना भाइयों बहनों। इस इक्वेशन 1 कह लो। और एज वी नो डेट, अच्छा देखो एज वी नो डेट हटाकर आप ये भी लिख सकते हो कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, लेकिन यहाँ पर ये बात लिखी हुई है तो मुझे इसीलिए मैंने एज वी नो डेट लिख दिया। लेकिन ठीक है, मैं फिर कह रहा हूँ यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस। देखो मैं हटा ही देता हूँ चलो, ताकि आप लोगों को मुश्किल ना हो। एज वी नो डेट हम जब लिखते हैं जब हम इस इक्वेशन को पीछे कहीं यूज़ कर चुके हों, क्योंकि हमें पता होता है, लेकिन पहली बार यूज़ कर रहे होते हैं तो फिर हमें पूरा नाम बताना होता है। तो पेपर में पहली बार ही लिख रहे होगे तो इसलिए उसे कैपेसिटिव रिएक्टेंस ही लिख दो, ताकि टीचर को पता चल जाए कि आपने क्या काम किया। कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कभी कभार स्टूडेंट्स के जवाबों से टीचर के कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते हैं। इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला क्या है, एक्स एल इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल, इक्वेशन 2। अच्छा अब हमने क्या पढ़ा था, एट पॉइंट, एट मैक्सिमम करंट, एट आई मैक्स करंट पॉइंट, हमने क्या पढ़ा था कि आई मैक्स करंट पॉइंट पर, जहां पे हमें आई मैक्स करंट मिल रहा होगा उस जगह पर इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस बराबर होंगी, दोनों की वैल्यू सेम आ रही होगी। देखो दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, इस पॉइंट पर दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, तो हम क्या करेंगे, कंपेयर इक्वेशंस 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर कर देंगे, जस्ट सिंपली कंपेयर कर देंगे, ठीक है। बीच में लाइन डाल देते हैं। तो दोनों इक्वेशन को कंपेयर करने से क्या मिलेगा, 1/2 पाई एफ सी इक्वल टू, यानी ये दोनों बराबर आ रहे हैं तो 2 पाई एफ एल, ठीक है। अब एक काम करो, 2 पाई को इधर ले आओ तो ये क्या हो जाएगा, 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 2 पाई, और साथ ही साथ सी और एल को भी ले आओ, सी एल, एल को इधर ले आओ और एफ को उधर ले जाओ, तो एफ मल्टीप्लाई बाय एफ, 2 एफ हो गए, सही है। एफ मल्टीप्लाई बाय एफ, 2 एफ हो गए, तो क्या हो जाएगा, एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 पाई का स्क्वायर और सी एल। अच्छा अब ये एफ स्क्वायर क्या है, ये एफ स्क्वायर है आपके पास वो पॉइंट जहां पर कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस बराबर आई हुई है, ठीक है। अच्छा अब हम क्या कहेंगे, हमें स्क्वायर रूट तो चाहिए नहीं, तो स्क्वायर तो चाहिए नहीं, स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा। अच्छा अब इसी तरह यहाँ 1 पे लगाओगे तो वो 1 ही आएगा। अच्छा तो हमने लगा दिया 2 पाई पर स्क्वायर और सी एल, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो एफ आर इज इक्वल टू 1/2 पाई पे से भी स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट, लेकिन सी एल पे स्क्वायर आ जाएगा, तो ये आंसर आ गया। ये लो देखो यही चीज़ आई, एफ आर इज इक्वल टू 1/2 पाई होल रेडिकल सी एल। अब देखो बुक में ये कुछ भी नहीं लिखा हुआ, बुक में जस्ट ये 2 इक्वेशन लिखी हुई है, कंपेयर करके डायरेक्ट आंसर लिखा हुआ है। तो टीचर का यही काम है कि वो आपको ये चीज़ें खोल के बताए, ठीक है। तो आई होप मेरी बात सारी समझ में आ गई होगी। देखो पूरा कॉन्सेप्ट बोर्ड पे मौजूद है, आपके पास ये सर्किट होगा, आप ये ग्राफ बना सकते हो इजीली। ये ग्राफ बनाओगे आपको पॉइंट मिल जाएगा जिस पॉइंट पे एक्स सी और एक्सएल बराबर आ रही होगी, कॉन्सेप्ट लगाकर पूरा का पूरा डिफाइन कर दोगे और आखिर में जस्ट इस बात को पढ़ लो, फॉर अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी, एक ख़ास फ्रीक्वेंसी के लिए कैपेसिटिव एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होती हैं, बिकम इक्वल आ जाती हैं इस पॉइंट पर, इसी को हम बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। इसी बात पे सब्सक्राइब शेयर लाइक हो जाना चाहिए बच्चों, हमारी मेहनत होती है जो हम आपके लिए कर रहे होते हैं, तो फॉलो कर लिया करो। यहीं तक रखते हैं, आई होप मेरी बात अच्छी समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना।